नारी का श्राप और नारी का अभिश्राप और नारी पर अत्याचार करने वाली ये सरकार ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती थी, क्योंकि नारी पर अत्याचार इन्होंने ही किया था। महाराष्ट्र में कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर बेमतलब में इन्होंने चलाया। नवनीत राणा जी को 12 दिन जेल में रखा, उन पर देशद्रोह का केस लगाया। अगर हनुमान चालीसा इस देश में देशद्रोह है तो फिर देश के शायद 100 करोड़ हिंदू भी महाराष्ट्र की जेलों में बंद होते इस हिसाब से। तो उद्धव ठाकरे जी को हनुमान जी का श्राप लगा है और उनके भक्तों का श्राप लगा है, साफ बताऊं तो। बाला साहेब ठाकरे जी का वो बयान तो आपको याद ही होगा कि क्या कहा था, कांग्रेस जैसी चुच्ची पार्टी के साथ तो मैं थूक कर भी गठबंधन नहीं करूंगा। 1989 का बयान बता रहा हूँ। तो किस प्रकार से ये इन्होंने गठबंधन किया। और एनसीपी शरद पवार वो व्यक्ति जो मोदी जी के खिलाफ इतने बड़े बयानों के लिए मशहूर है और जिस तरीके से उसने देशद्रोह की नई पाखंडियों के इतिहास को रचा, क्या वो व्यक्ति देश को संभाल पाता? नहीं। क्या वो व्यक्ति महाराष्ट्र को संभाल पाता? नहीं। तो इस सरकार का अंत होना आवश्यक था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 25 साल का दावा करने वाली उद्धव सरकार आखिर 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करते हुए नजर नहीं आ रही है। उद्धव ठाकरे के कई विधायक उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 40 विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त जिनका संपर्क उद्धव ठाकरे से नहीं हो पा रहा है। उद्धव ठाकरे फोन लगा रहे हैं लेकिन उधर से आवाज आ रही है मोबाइल फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। चलिए बातचीत करते हैं। नयन मार्कंड जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे साथ हैं। उम्र छोटी जरूर है लेकिन तजुर्बा बहुत है, जानकारी है, इसलिए हम इन्हीं से बातचीत करने आए हैं। नयन, क्या कहेंगे? 25 साल का दावा उद्धव ठाकरे करते थे, 25 साल का दावा संजय राउत करते थे कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना की गठबंधन की सरकार 25 साल चलेगी। लेकिन ये क्या हो गया कि 25 साल को छोड़िए 5 साल भी पूरे नहीं करते हुए दिखाई दे रही। देखिए, सबसे पहले तो महाअघाड़ी सरकार नहीं, वो महानिकम्मी सरकार थी। दूसरी बात रही उद्धव ठाकरे जी की, तो उद्धव ठाकरे जी हैं कौन? वो व्यक्ति जो बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में और बाला साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व की वजह से जीता हो, और वो व्यक्ति जो हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करने वाली नवनीत राणा जी पर देशद्रोह का केस लगा दे, वो व्यक्ति जिसको उन्हीं के नेता किसी क्या कहते हैं औरत को हराम जैसे शब्दों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हेडलाइंस इंडिया बहुत अच्छा मंच है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनका घर बुलडोजर से रौंद दिया जाता है। और जब बाकी लोग विरोध करते हैं तो उनके साथ क्या होता है पूरी दुनिया जानती है। जब पालघर में बाद साधुओं की हत्या की आती है तो महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर टेप लग जाती है, और जब बात महाराष्ट्र सरकार के बीच बचाव की आती है तो उद्धव ठाकरे मौन व्रत धारण कर लेते हैं। इस सरकार का अंत ना एक दिन तो होना ही था, और मैंने अपने पहले बयानों में भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार का ज्यादा दिनों तक रहना मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से एक के बाद एक हफ्ते में एक बार ही संडे आता है, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे भी 7 के 7 दिन रिपीट नहीं हो सकती, ना 5 साल तक रिपीट हो सकती है। वह सिर्फ 2 महीने टिकने वाली थी, लेकिन महाअघाड़ी सरकार कहीं ना कहीं टिक गई, वह अलग बात है। लेकिन अब जब इनके विधायक जाग गए, बाला साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व के प्रति जागे, क्योंकि वह शिवसेना का मूल मंत्र था। वो शिवसेना जिसने राम मंदिर का निर्माण करके भव्यता की एक नई ऊंचाइयों को छुआ, वो शिवसेना जिसने हिंदुत्व की नई प्रखरता विचारधारा को आसमान की बुलंदियों तक लेके गई, आज वो ऐसी दशा में आ गई कि बाला साहेब ठाकरे जी का वो बयान तो आपको याद ही होगा कि क्या कहा था, कांग्रेस जैसी चुच्ची पार्टी के साथ तो मैं थूक कर भी गठबंधन नहीं करूंगा। 1989 का बयान बता रहा हूँ। तो किस प्रकार से ये इन्होंने गठबंधन किया। और एनसीपी शरद पवार वो व्यक्ति जो मोदी जी के खिलाफ इतने बड़े बयानों के लिए मशहूर है और जिस तरीके से उसने देशद्रोह की नई पाखंडियों के इतिहास को रचा, क्या वो व्यक्ति देश को संभाल पाता? नहीं। क्या वो व्यक्ति महाराष्ट्र को संभाल पाता? नहीं। तो इस सरकार का अंत होना आवश्यक था। और लास्ट, नारी का श्राप और नारी का अभिश्राप और नारी पर अत्याचार करने वाली ये सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती थी, क्योंकि नारी पर अत्याचार इन्होंने ही किया था। महाराष्ट्र में कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर बेमतलब में इन्होंने चलाया। नवनीत राणा जी को 12 दिन जेल में रखा, उन पर देशद्रोह का केस लगाया। अगर हनुमान चालीसा इस देश में देशद्रोह है तो फिर देश के शायद 100 करोड़ हिंदू भी महाराष्ट्र की जेलों में बंद होते इस हिसाब से। तो उद्धव ठाकरे जी को हनुमान जी का श्राप लगा है और उनके भक्तों का श्राप लगा है, साफ बताऊं तो। क्या कहेंगे वो व्यक्ति जो ना सरकार में मंत्री, ना सरकार में विधायक,
न सरकार में किसी पद पर। एक नाथ शिंदे का कहना है कि उद्धव जी की साली का बेटा हर उस काम में हस्तक्षेप करते थे जो काम सरकार का था, हर उस काम में हस्तक्षेप करते थे जिस काम से जनता का भला होना था। एक नाथ शिंदे की नाराजगी आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक नाथ शिंदे देखिए जो नाराजगी है ना, वो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल कुटिलता पर आधारित है, क्योंकि एक नाथ शिंदे जी ने बिल्कुल सत्य में और बिल्कुल सरलता से अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया। उन्होंने साफ साफ तौर पर बता दिया कि हम हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हैं, हम ये टुच्चे मुच्चे गलियों की राजनीति करने के लिए नहीं बने हैं। महाराष्ट्र की सरकार तब कहां थी जब 2 पालघर के साथियों को मारकर निर्मम तरीके से उनको जिंदा जला दिया जाता है? तब ये लोग कहां चले जाते हैं? जब महाराष्ट्र में इतने सारे हिंदुओं की लिंचिंग हो जाती है तब ये लोग कहां चले जाते हैं? जब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक नेता उसकी कब्र पर चला जाता है, नाम तो नहीं लूंगा उस नेता का, बाकी सब पहचान ही गए होंगे, तो ये लोग कहां चले जाते हैं? जब महाराष्ट्र में 25% से अधिक रेप की घटनाएं बढ़ जाती हैं तो ये लोग कहां चले जाते हैं? जब महाराष्ट्र में 40% से अधिक लव जिहाद की घटनाएं बढ़ जाती हैं तो ये लोग कहां चले जाते हैं? और अंतिम, जब महाराष्ट्र में 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है तो ये अखंड भ्रष्ट और मंदबुद्धि सरकार कहां चली जाती है? लगातार उद्धव ठाकरे हैं या फिर संजय राउत हैं, उनका ये कहना है कि भाई बीजेपी एक षड्यंत्र रच रही थी, बीजेपी चाह रही थी कि हमारी सरकार गिर जाए, बीजेपी ने हमारे विधायकों को बहका लिया, बीजेपी ने हमारे विधायकों को बहकाकर कहीं ले गई। क्या लगता है, बीजेपी कर रही थी या फिर बीजेपी का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को ही नहीं संभाल पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, भाजपा पहले भी साबित कर चुकी है। और बात रही इसकी, तो ये तो आपके विधायक है ना, इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने तो लिया नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के थप्पे के आधार पर तो ये विधायक बने नहीं हैं। आपके सांसद खुद उछल रहे हैं ना, क्योंकि आपको उनकी नीतियां पसंद नहीं आई। आपका पहला सवाल दोबारा कोट करता हूं, जब आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उद्धव ठाकरे जी ने तो, आपके पिताजी ने स्पष्ट कहा था, तो आपने ऐसी तुच्छी सरकार के साथ गठबंधन कर क्यों ही किया? क्यों राम मंदिर का विरोध करने वाली इन 2 कौड़ी की पार्टियों के साथ आपने गठबंधन करके अपना स्तर गिराया, दूसरे का स्तर नहीं गिराया? और दूसरी बात रही इन जैसे पार्टियों की और भारतीय जनता पार्टी के संबंध की, तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व साफ कर चुका है कि इस सीट से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शिवसेना के विधायक शिवसेना के थप्पे के आधार पर विधायक बने हैं, वो अलग बात है। पहले बात हुई कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पहले बात हुई कि बीजेपी के समर्थक, हजारों समर्थक, जहां पे शिवसेना के गठबंधन के आधार पर विधायक खड़े होते, हमने उन्हें मत दिया। शिवसेना के आधार पर विधायक खड़े होते, भाजपा के 40 से 30 हजार वोटरों ने उन्हें जिताया, लेकिन बाद में हमारे साथ धोखा कर दिया जाता है, वह अलग बात है। लेकिन अब ये धोखा नहीं चलेगा, क्योंकि बोला ना, हनुमान जी के भक्तों का श्राप है, दबा करके मानता है। क्या लगता है, कंगना रनावत ने ये कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। इधर नवनीत राणा ने ये कहा कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की इतनी बड़ी सजा दी गई कि मेरे ऊपर देशद्रोह लगा दिया। क्या लगता है कि इन दोनों महिलाओं का इस जो प्रकरण चल रहा है कि सरकार गिरने वाली है, सरकार अब जाने वाली है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं, क्या इससे कुछ लेन देन आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं नवनीत राणा जी से मिला हूं, और जब नवनीत राणा जी के दिल्ली स्थित आवास पर मैंने कुछ बातें करी, तो उसमें से एक शब्द उन्होंने मुझे कहा था, महाराष्ट्र सरकार ने एक दुर्गा की आंखों में आंसू लाए। वह शब्द आज भी मेरे दिल में सजीजता है, क्योंकि आपने दुर्गा माँ को रुलवाया, आपने दुर्गा माता की अवतारिणी को रुलवाया, और आपने उन पर अत्याचार किए। हनुमान चालीसा के नाम पर आपने उन पर देशद्रोह का केस लगाया, मातोश्री के बाहर आपने उन पर अत्याचार किए, उन पर अभद्र जातीय टिप्पणियां भी करी गई, उनको पानी भी नहीं पूछा गया। और कंगना रनौत जी की बात रही, राम भक्तनी पर अत्याचार तो पहले ही हिंदुस्तान नहीं सहता था, और राम भगवान के भक्तों का श्राप बहुत जल्दी लगता है। उन्होंने भी कहा था, उद्धव ठाकरे, आज मेरा घमंड टूटा है और कल तेरी सरकार के भी 4 पहिए टूटेंगे, और वह हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, लेकिन यहाँ पे सरकार टूट रही है। उन्होंने कहा था कि घमंड टूटेगा, अर्थात सरकार का जो घमंड उनके पास था वो टूटेगा, और सरकार का घमंड ही टूट रहा है, क्योंकि जब आपके खुद के विधायक जिन्हें खड़ा किया वो ही आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो बाकियों की तो आप बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संबंध इससे कतई न जोड़िए, ये आपके कुकर्मों और आपके अराजक
तत्वों की निशानी है। आपने मुंबई को ड्रग कैपिटल, आपने मुंबई को रेप कैपिटल, आपने मुंबई को नाइटेड कैपिटल और आपने मुंबई को तबाही की नई कैपिटल बनाया। उसका परिणाम और क्या है? मुंबई में जब महाराष्ट्र में 3 ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है तो उसका जिम्मेदार क्या भाजपा तो है नहीं, उसका जिम्मेदार तो महाअघाड़ी सरकार ही है। युवाओं ने इस सरकार को खदेड़ा और बताया जब भाजपा के नाम पे आपने वोट डाले थे तो कैसे आपने इनके साथ गठबंधन कर लिया जो 2 कौड़ी की तुच्छी पार्टियां हैं। क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ये कहा कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनना है, मैं सीट छोड़ देता हूं, मैं अभी गद्दी से उतर जाता हूं, आप मुझसे बात तो करिए, आप मेरे पास तो आइए, मुझे अपनी शिकायत तो बताइए कि आखिर मेरी गलती क्या है कि आप मुझसे नाराज होकर आपके साथ 40 विधायक चले गए। क्या कहेंगे? एकनाथ शिंदे को ऑफर दिया गया कि आप मुख्यमंत्री बनिए, उद्धव ठाकरे अभी मुख्यमंत्री की सीट छोड़ता है। देखिए, एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री पद की लालसा होती ना तो कल जब उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद का पद छोड़ने का ऑफर किया ना, वो तभी चले जाते गुवाहाटी से निकल के। उन्होंने क्या कहा? ये उद्धव ठाकरे जी का वो घमंड तोड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं जो बाला साहब की नीतियों का स्पष्ट विरोध करने वाली पार्टी है। इस पार्टियों ने बाला साहेब के नीतियों का कभी सम्मान किया? हिंदुत्व हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की नीतियों के विपरीत चले आप और हिंदुत्व के नाम पर 2 कौड़ी की तुच्छी राजनीतियां करी। वह आपके लिए तो है नहीं, वह तो इनके लिए ही है। एकनाथ शिंदे जी उद्धव सरकार का घमंड तोड़ के उन्हें बताना चाहते हैं कि आप अपने पिताजी की नीतियों पर चले, एंटीनियो माइनियो की नीतियों पर नहीं। तो मेरे साथ नयन मार्कन है, जो उद्धव सरकार जो अब एक संकट में नजर आ रही है और लगता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बहुत जल्दी ही अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये नजर इसलिए आ रहा है कि जिस तरीके से उद्धव सरकार अल्पमत में पहुंचती जा रही है, विधायक उद्धव से नाराज नजर आ रहे हैं और वे विधायक जो उद्धव ठाकरे का मिलने के लिए समय लिया करते थे, आज उद्धव ठाकरे उनको फोन कर रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं, लेकिन उधर से जवाब यही आ रहा है कि ये नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अब देखना ये होगा कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचा पाते हैं, क्या उद्धव ठाकरे पर जो संकट आया है वो संकट कम हो पाएगा या फिर महाराष्ट्र में फिर से नई सरकार देखने को मिलेगी। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।